Hi, today is 19th of February 2020. Let us have a quick discussion on today's newspaper, The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. We will read about बोडो पीस पैक्ट. उसके बाद हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर पंचायत्स बाईपोल पुल पुट ऑफ. थर्ड वुड बी अबाउट इंडस वैली डिशेस. ये नेशनल म्यूजियम दिल्ली में इसका एक प्रोग्राम चल रहा है अभी. देन फोर्थ इज अबाउट आधार UADAI एंड फिफ्थ इज अबाउट वीज़ा पावर. सिक्स्थ है वो है बर्ड्स हिट, ये एडिटोरियल आर्टिकल है. देन सिक्स्थ इज अबाउट हेल्थ केयर इंजन इनोवेशन. इसमें हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जानेंगे. देन सेवेंथ बहुत अच्छा आर्टिकल है, इट इज़ अबाउट US ट्रेड एक्शन इंडियन काउंटर स्ट्रेटजी, ये लीड एडिटोरियल है. देन एट्थ इज अबाउट इंडियन सेक्युलरिज्म. एंड नाइन्थ में हम देखेंगे NPR NRC सेंसस 2021 आधार, इनके बारे में हम जानेंगे. देन टेंथ इज अबाउट हेलीकॉप्टर डील्स, जो अभी डिफेंस पैक्ट पॉसिबल है व्हेन US प्रेसिडेंट वुड विजिट इंडिया. 11th इज अबाउट अफगानिस्तान इलेक्शंस. 12th होगा फूड ग्रेन प्रोडक्शन सेट टू टच अ रिकॉर्ड हाई. सो then 13th would be about Sunil Kumar grapples his way to glory. So today we are going to read about all these topics. Let us start the discussion. पहले पेज में ये न्यूज़ है, पाकिस्तान टू रिमेन इन टेरर फाइनेंसिंग वॉच डॉग ग्रे लिस्ट. ये जो लिस्ट है ना, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाती है. हमने इसे अभी पढ़ा था कपल ऑफ डेज बैक. इसमें दो लिस्ट होती है, ये G7 का इनिशिएटिव है. एक लिस्ट होती है ग्रे लिस्ट. ग्रे लिस्ट में इसको ये कहा गया है, ये 27 पॉइंट एक्शन प्लान को कर्ब इम्प्लीमेंट करो टू कर्ब टेरर फाइनेंसिंग. अगर ये नहीं करेगा तो इसको फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और जिसमें सीवियर सैंक्शंस लगेंगे इस पे. सो दिस इज़ अबाउट FATF ग्रे लिस्ट. तो फॉर हाल के टाइम पे ये अभी ग्रे लिस्ट में ही रहने वाला है. देन यहाँ जो न्यूज़ है वो है स्टेप सून टू डील विद वायरस इम्पैक्ट. हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि अभी कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट हुआ चाइना में, उससे क्या हुआ, चाइना बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है. इससे सारे स्पेयर पार्ट्स का सप्लाई, लॉजिस्टिक सप्लाई, ये सब हैम्पर हो रहा है. जैसे इंडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक्स हम कितना इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम चाइना, हम मेडिसिन में भी इसका कुछ हम इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट करते हैं. सो इन्होंने कहा है कि अभी इसको काउंटर मेजर्स लेंगे ताकि जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है इसको हम मिनिमाइज कर सकें. देन ये जो थर्ड आर्टिकल है, दिस इज अबाउट कार्बीज अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस फॉर हिल बोडोज. सी, अभी हुआ था बोडो पीस पैक्ट. ये बोडो क्या है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब है जो रहती है असम में. इनको लगता था कि इनका कल्चर खतरे में है बिकॉज जो बाहर से लोग आके इनके यहाँ असम में वैली में सेटल हो जाते हैं, तो उससे बोडो देमसेल्व्स आर फीलिंग इन माइनॉरिटी. सो बोडो ये बोल रहे थे कि हमें एक सेपरेट स्टेट दो, नहीं तो हम हथियार उठा लेंगे. तो ये काफ़ी टाइम से इनका स्ट्रगल चल रहा था. फिर गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट किया, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन, यूनाइटेड बोडो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन. ये पहले एज अ फ्रिंज एलिमेंट काम कर रहे थे. तो इन्होंने एग्रीमेंट के तहत ये कहा कि हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेंगे और बदले में हम अपने वेपन्स को ड्रॉप कर देंगे और स्टेट हुड भी डिमांड जो है उसको भी ड्रॉप कर देंगे और ये मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे. पीस आनी चाहिए वहाँ पे. रूट कॉज हमें पता है, असम में क्या होता है, इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट होता है सिंस ब्रिटिश टाइम. इससे असमीज कल्चर, ट्राइबल कल्चर, लैंड राइट, डेमोग्राफिक कंपोजिशन, ये सब स्क्यूड हो जाता है, नॉट इन फेवर ऑफ लोकल्स रहता है. सो दे वांट पीस. अब ऐसा एक्सपेक्टेड है कि पीस होगा और सेफगार्ड मिलेगा लोकल आइडेंटिटी को. अब इस पूरे एपिसोड में कार्बीज क्या कर रहे हैं, कार्बीज एक दूसरा ट्राइबल ग्रुप है वहाँ का. ये बोल रहे हैं कि अगर बोडो इन द हिल एरियाज को आपने शेड्यूल ट्राइब एरिया दे दिया, आइडेंटिटी ऑफ कार्बी फिर खतरे में आ जाएगी. सो अभी उनमें एक नया इन्होंने अपना कंसर्न रेज किया है. दे आर सेइंग कि डू नॉट गिव शेड्यूल ट्राइब स्टेटस टू दीज बोडो पीपल. नाउ ये बात है जम्मू एंड कश्मीर पंचायत बाईपोल्स पुट ऑफ. ये फिर से ऐसा हो गया. रीज़न क्या है कि अभी सिक्योरिटी कंडीशन प्रिवेलिंग नहीं है, अभी वहाँ पे सफिशिएंट सिक्योरिटी मेजर्स नहीं ले पाएंगे टू कंडक्ट दीज पंचायती बाईपोल्स. बाईपोल का क्या मतलब होता है, बाईपोल का मतलब होता है फिल द वैकेंसी. लाइक मेन पोलिंग हुई, उसके बाद अगर किसी कंटेस्टेंट का डेथ हो गया या किसी ने रिज़ाइन कर दिया या कोई डिस्क्वालीफाई हो गया तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा. सो पोल्स के बाद फिर आते हैं बाय पोल्स, फिल द वैकेंसी. पंचायत्स क्या होते हैं, पंचायत्स होती है ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं.
ये पहले से अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इंडिया में था, बट 1992 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो आज की डेट में सारे स्टेट्स में पंचायती राज सिस्टम है एक्सेप्ट नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड यूटीज, एक्सेप्ट दिल्ली। दिल्ली एक ऐसी यूटी है जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम है। नाउ ये जो पंचायती राज सिस्टम होता है ना, ये बहुत एसेंशियल है फॉर ग्रास रूट डेमोक्रेसी। इससे जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, ट्रू फॉर्म ऑफ पावर आता है इन हैंड्स ऑफ पीपल। तो फिलहाल अभी हमारी हायरार्की कैसे चलती है कि जैसे एक सेंटर है, सेंटर के नीचे आता है स्टेट और स्टेट के नीचे आते हैं पंचायत्स। पंचायत्स भी 3 टियर करने का स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है, मतलब एक ग्राम सभा होगा, ब्लॉक लेवल होगा और जिला परिषद होगा, ऐसे करके 3 टियर होंगे इसके। और जैसे पंचायत गांव में होती है वैसी म्यूनसिपैलिटी सिटीज़ में होंगी। इनका जो इलेक्शन होता है वो करवाता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ये 11th शेड्यूल में मेंशन है और म्यूनसिपैलिटी 12th शेड्यूल में है। इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं इन पंचायत। फंड्स ग्रांट्स कहाँ से मिलते हैं इन्हें? सरकार इन्हें ग्रांट प्रोवाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर सेंट्रल स्टेट फाइनेंस कमीशन डिवोल्यूशन ऑफ ग्रांट्स देता है और फिर इनके पास कुछ टॉपिक्स में टैक्सेशन के भी पावर रहते हैं। सो दिस इज़ अबाउट पंचायत और ये है हमारा पेज नंबर 1। नाउ दिस इज पेज नंबर 2। ये क्या है? काइट्स ऑन द लॉन्स ऑफ राजपथ ऑन अ प्लेजेंट ट्यूसडे इन न्यू दिल्ली। दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट, वॉइस योर कंप्लेंट ऑन नॉइज पॉल्यूशन। सो दिस इज पेज नंबर 2। दिस इज पेज नंबर 3। ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। गेट अ टेस्ट ऑफ द इंडस वैली डिशेज एट नेशनल म्यूजियम। नेशनल म्यूजियम कहाँ पे? दिल्ली में। यहाँ पे एक एग्जीबिशन हो रहा है, हड़प्पा के किचन ऑफ फूड कुक्ड इन देम। तो इस थीम पे यहाँ पे एक फूड स्टॉल्स लगेंगे। इस एग्जीबिशन जो वीक लॉन्ग होगा उसका नाम है हिस्टोरिकल गैस्ट्रोनॉमिका द हड़प्पन डाइनिंग एक्सपीरियंस। प्री बुक करना पड़ेगा आपको डिनर। इसमें आपको खाने को मिल सकता है टेस्टी टेस्टी बार्ले ब्रेड, फर्मेंटेटेड वाइन और स्पिनच लीव्स स्टफ्ड विद मिलेट्स, चिकपीस एटसेट्रा। सी व्हाट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन? ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, ये ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है। जैसे आयरन एज होता है, ये बाद में आया, कॉपर एज, ब्रोंज एज, तो ये ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है। ये हड़प्पा ये पूरे एरिया में है। लुक एट दिस मैप। ये जो इंडिया है ना, इंडिया में नॉर्थ वेस्ट में टुवर्ड्स पाकिस्तान एडजॉइनिंग एरिया, ये लोथल, मोहनजोदारो, मेहरगढ़, हड़प्पा, यहाँ पे बहुत पहले ये इंडस वैली सिविलाइजेशन रहती थी। ये ऐसा माना जाता है काफ़ी एडवांस्ड थी। क्विकली अगर हम इसके पॉइंट्स देखें ना तो ऐसा मानते हैं इट वॉज अहेड ऑफ टाइम। ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानते हैं इसे। मोहनजोदारो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है माउंड ऑफ डेड। यहाँ पे एक ग्रेट बाथ था, सिटाडेल था, मतलब सिटीज़ और जो लोअर एरिया था इसमें इन्होंने सिक्योरिटी पर्पस से सिटाडेल भी बना रखा था। फिर यहाँ पे ग्रैनरी मिली है, ग्रैनरी स्टोरेज था। टाउन प्लानिंग इनकी एक्सेलेंट थी। ये बर्न्ड ब्रिक यूज़ करते थे और उनका डायमेंशंस भी सेम रखते थे। सील्स ये यूज़ करते थे। ऑर्नामेंट्स, क्राफ्ट्समैनशिप, ट्रेड, अर्बन लाइफ थी, फैशनेबल थे ये बहुत ज़्यादा। ये वर्शिप करते थे नेचर को। और हम यूपीएससी की बात माने तो यहाँ पे हॉर्स भी नहीं था और आयरन भी ये यूज़ नहीं करते थे। नाउ ये अचानक से इनका डिक्लाइन हो गया और वो डिक्लाइन हुआ नेचुरल डिजास्टर्स के कारण। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। नेशनल म्यूजियम में इफ़ यू आर इन दिल्ली डू विजिट दिस प्लेस। आपको इन सब के बारे में बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स रखे हैं नेशनल म्यूजियम में। आप यहाँ पे जाओगे ना, यू वुड सी इंडस वैली का इन्होंने एक सेपरेट सेक्शन बना रखा है। सो और साथ में यहाँ पे खाना भी अच्छा है। सो दिस इज़ पेज नंबर 3। ये है पेज नंबर 4 और ये है पेज नंबर 5। देन दिस इज़ पेज नंबर 6 ईस्ट। ये है पेज नंबर 7। दिस इज़ पेज नंबर 8। क्या हुआ अभी हैदराबाद में यूआईडीएआई ने कहा कि आपको आधार तो मिल गया है बट अब आप बताओ कि आपकी सिटीजनशिप क्या है। ये ऐसा इसलिए आया बिकॉज यूआईडीएआई को लगा कि सम persons have acquired Aadhaar card but they are not citizens of India. So let us know about Aadhaar. What is Aadhaar? इसकी टेक्निकलिटीज़ देखते हैं अपन। आधार जो है ना, ये एक 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिटी होता है। 12 नंबर होते हैं इसमें। इससे आपका बायोमेट्रिक, डेमोग्राफिक डेटा आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये जिस बॉडी के अंदर आता है उस बॉडी का नाम है यूआईडीएआई। ये स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी का मतलब होता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर। आधार जो होता है ना, आधार का मतलब होता है इस एक्ट के थ्रू टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विसेज एक्ट 2016। बायोमेट्रिक्स जो इसमें इंक्लूड करते हैं वो होते हैं फेस, फिंगरप्रिंट और आइरिस।
ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। आधार का मतलब ये है कि हम पहचान सकें कि हु यू आर, आपका नंबर से, आपके बायोमेट्रिक से हम आइडेंटिफाई कर सकें कि आप एक्स हो तो दिस इज़ यू, दिस इज़ द पर्सन जो है, वो बायोमेट्रिकली आइडेंटिफाई हो गया। दिस इज़ द ओनली पर्पस। ये सिटीजनशिप को नहीं बताता है और ये वॉलेंटरी भी है, कंपलसरी नहीं है। सो दिस इज़ नॉट फॉर सिटीजनशिप। अब इसमें जो रूल 30 है ना, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसको डीएक्टिवेट कर दिया इन पर्सनस का। फॉल्स डॉक्यूमेंट्स इन्होंने पुट किए थे, ऐसा ये बॉडी बोल रही है। बट अगेन दिस आधार इज़ नॉट फॉर सिटीजनशिप, तो ये उसके जुडिशन में नहीं आता है, ये उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। नाउ डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड टू यूके टू रिट्रीव स्टोलन आइडल। देन कंबाला रिकॉर्ड अभी हमने देखा था ना, श्रीनिवास गौड़ा फास्टेस्ट जॉकी बने थे, अभी उनका रिकॉर्ड भी किसी ने तोड़ दिया है और इन्होंने 142.5 मीटर 13.62 सेकेंड्स में ट्रैवल किया है इन्होंने। सो दिस इज़ अगेन अ न्यू रिकॉर्ड, ये काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। देन दिस इज़ पेज नंबर 8 और ये है पेज नंबर 9। देन दिस इज़ पेज नंबर 10, एडिटोरियल। पहला एडिटोरियल है, इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश की एक एमपी है, वो इंडिया में आ रही थी और इंडिया ने उन्हें वीज़ा उनका एक्सटेंड करने से मना कर दिया और उनको वापस डिपोर्ट कर दिया। सो लेट अस नो अबाउट द वीज़ा। सी, गवर्नमेंट जो होती है ना, गवर्नमेंट के पास राइट होता है, हर सोवेरेन गवर्नमेंट के पास राइट है, राइट टू डिनाई एंट्री टू एनीवन। वो किसी को भी मना कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट का सोल राइट होता है। ब्रिटिश लेबर एमपी थी, इनको अभी डिनाई किया गया। वीज़ा ऑन अराइवल और वीज़ा नो वीज़ा एंट्री, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? वीज़ा ऑन अराइवल मतलब आप किसी कंट्री में जा रहे हो और आप अप्लाई कर सकते हो वीज़ा ऑन द स्पॉट। नो वीज़ा एंट्री का मतलब आप किसी कंट्री में जा रहे हो और आपको वहाँ जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम इंडियंस भूटान जाते हैं तो हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जो वीज़ा होता है ना, वीज़ा बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल टूरिस्ट वीज़ा होता है जब आप घूमने जा रहे हो। बिजनेस वीज़ा होता है, लाइक आप किसी वर्क रिलेटेड वहाँ पे काम करने जा रहे हो। जैसे मैनी पीपल कम टू इंडिया और वो यहाँ पे वर्क करते हैं तो वो बिजनेस वीज़ा के थ्रू आते हैं। देन मेडिकल वीज़ा आता है। इंडिया बहुत बड़ा मेडिकल टूरिज्म है, हमारे यहाँ जो मेडिकल फैसिलिटी है वो बहुत सस्ती मिलती है। तो अरब कंट्रीज से और इधर यूएस से भी काफ़ी जगह से लोग इंडिया आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो वो होता है मेडिकल वीज़ा। तो ये तो हुआ वीज़ा। पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट इज़ सिंपली अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, मतलब आप इंडियन हो, आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो ये पासपोर्ट बताएगा कि आप इंडियन हो, ये आपकी सिटीजनशिप बताएगा और इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपकी नेशनैलिटी। ये हर होम कंट्री अपने सिटीजन्स को इशू करती है। अब ये जो पासपोर्ट्स होते हैं ना, इस पासपोर्ट्स की भी रैंकिंग होती है। जैसे आप कई बार देखोगे जापान का पासपोर्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, यूके का पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडिया का ओके ओके है, अफगानिस्तान का बॉटम में आता है। सो इसकी रैंकिंग काफ़ी सारी फर्म्स हैं। एक ऐसी फर्म है जो रैंकिंग करती है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसने जापानीज़ वीज़ा को फर्स्ट रैंक पे रखा था। सिंगापुर वीज़ा भी बहुत सॉट आफ्टर है। इस जापानीज़ वीज़ा आपके पास है तो आप अराउंड 195 कंट्री में वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है आपको, बहुत ईजिली आप वहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा, वीज़ा फैसिलिटी मिल जाएगी। सो ऐसे करके हर एक वीज़ा का अपना पावर होता है, पासपोर्ट का अपना पावर होता है। तो पासपोर्ट केवल नेशनैलिटी बताता है जो होम कंट्री आपको इशू कर रही है, और वीज़ा होता है जब आप दूसरे कंट्री में इशू हो रहे हो तो जो होस्ट कंट्री है वो आपको वीज़ा प्रोवाइड करा देगी। देन दिस इज़ बर्ड हिट्स। अभी एक रिपोर्ट हमने देखा था, स्टेट ऑफ बर्ड्स 2020। इसमें ये बताया कि इंडिया में जो बर्ड्स हैं, ऑल टाइप ऑफ बर्ड्स, रैप्टर, इंडिजीनस और बुश और वेटलैंड, सारी टाइप की माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, इनकी पॉपुलेशन में ड्रास्टिक डिक्लाइन हुआ है। क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। हैबिटेट इनका लॉस हो रहा है, पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं ना, ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं इन बर्ड्स को, ट्रैपिंग हो जाता है, पेट का ट्रेड होता है। सो इट ऑल कॉजेज लॉस इन पॉपुलेशन। अब 10 ग्लोबली इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट करके ये रिपोर्ट बनाया है। बर्ड की स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ये सिटीजन लेड इनिशिएटिव है। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग्स को इसमें क्लब किया है। अराउंड 10 मिलियन ऑब्जर्वेशंस थे और 15,500 बर्ड वॉचर्स ने ये डेटा प्रोवाइड किया है। तो ये काफ़ी एग्जॉस्टिव सर्वे आया है और इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। हाई कंसर्न कैटेगरी में काफ़ी बर्ड्स आई हैं। स्पैरो के जो नंबर्स हैं वो ऑल्दो स्टेबल हैं, बट आप सिटी में देखो, दिल्ली में यू वुड नॉट फाइंड एनी स्पैरो। देन वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बर्ड पॉपुलेशन फॉल हुआ है। सो कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़, CMS, अभी कहाँ चल रहा है? ये गांधीनगर में हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में हम टेंजिबल एक्शंस के बारे में सोचें। बायो
मतलब जीव जंतु, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, डाइवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी है, एक ही एक टाइप के नहीं, डाइवर्स होना चाहिए, इससे नेचर का सिलेक्शन प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है। सो बायोडाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी फॉरेस्ट, वेटलैंड हैबिटेट एंड हाई माउंटेन्स। नाउ ये आर्टिकल लिखा है अमिताभ कांत और इंदु भूषण ने। इन्होंने बात किया है जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018। इसमें इन्होंने बताया ऑल्दो ये काफ़ी हेल्दी इसके आउटकम्स हैं, इनिशियल अपस्टार्ट बहुत अच्छा मिला है, बट जो बॉटल नेक्स है ना वो पूरे हो सकते हैं अगर स्टार्टअप टेक्नोलॉजी और ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस लेके आए। लेट अस नो अबाउट द आयुष्मान भारत फर्स्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स के अंदर आता है। 32 आउट ऑफ 36 स्टेट्स है ना उन्होंने इसे इम्प्लीमेंट कर रखा है, दिल्ली, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, ये केवल 4 स्टेट है जहाँ पे ये स्कीम नहीं चल रही है, बाकी सारे स्टेट्स में ये स्कीम चल रही है। इसमें क्या होता है, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, कैशलेस हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती है, फैमिली, एज, जेंडर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको सबको ये 5 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे सप्लाइड साइड एक्सपेंशन की ज़रूरत है, क्वालिटी होनी चाहिए और एट द सेम टाइम कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए ज़रूरी है हम कॉस्ट्स को कम करें, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस लेके आए। तो जो स्टार्टअप्स है ना, इसमें स्टार्टअप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ये इनोवेटिव सॉल्यूशंस ला सकते हैं, लाइक हम टेक्नोलॉजी और बिजनेस सॉल्यूशंस ऐसा लाएं कि जिससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक है, लाइक हमारे पास शॉर्टेज ऑफ मैन पावर होता है, इक्विपमेंट्स नहीं मिल पाते हैं हमारे पास बिकॉज दे आर वेरी कॉस्टली मेडिकल इक्विपमेंट्स, तो इन सब का हम कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी और बिजनेस सॉल्यूशन लाएं कि ये सब बॉटलनेक्स दूर हो जाए, टेक्नोलॉजी चैलेंजेस, बॉटलनेक ओवरकम हो जाए। और ज़रूरी है कि हम टीयर 1 पे ही फोकस नहीं करें, टीयर 2 सिटी, टीयर 3 सिटी, इन सब पे भी हमारा फोकस होना चाहिए। फिर उन्होंने इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का बात किया है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन डिलीवरी, मेडिसिन, इन सब पे भी वी नीड टू वर्क आउट। देन अब ये जो स्टार्टअप्स आते हैं ना, तो इन्हें इनिशियली क्या प्रॉब्लम आती है, इनको प्रॉब्लम आती है स्टैंडर्डाइजेशन की, ऑपरेशनल लिक्विडिटी, पैसे की कमी होती है, सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज मेडिकल ऐसी चीज़ है ना, जब तक आप सर्टिफाइड नहीं हो आप मार्केट में ऑपरेट नहीं कर पाओगे, और ये सर्टिफिकेशन लेने में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। देन गेस्टेशनल पीरियड बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो प्राइवेट प्रोक्योरमेंट है वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सो यहाँ उन्होंने ये कहा है वी नीड टू वर्क ऑन दिस, और जो मार्केट रेडी हेल्थ केयर हमें इनोवेशंस के थ्रू लाना पड़ेगा। मार्केट रेडी मतलब आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट तो बनाया बट वो कॉस्ट इफेक्टिव है, मार्केट में वो प्रोवाइड डिलीवर हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो हमें मार्केट रेडी हेल्थ केयर चाहिए। ये वाटरशेड मोमेंट है हमारा, और हम काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं, इसके अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। देन यूएस ट्रेड एक्शन एंड इंडियन काउंटर स्ट्रेटजी, दिस इज़ एन एक्सेलेंट आर्टिकल, इसको एक बार आप अपने से भी पढ़ना। जो इसमें पूरा कमेंट्री दिया है जो इंडिया और यूएस का ट्रेड पैटर्न रहा है फॉर पास्ट सम टाइम और आगे क्या होने वाला है। देखो कभी भी जो ट्रेड होता है ना, ट्रेड होता है व्यापार, अलग अलग कंट्रीज आपस में व्यापार करती हैं, और ये व्यापार का एक बॉडी बना दिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको मॉनिटर और रेगुलेट करने लग गया। व्यापार ऐसा होता है कि हमें खुद के डोमेस्टिक जो कंज्यूमर्स हैं, बायर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनका हमें प्रोटेक्शन देना पड़ता है। तो इंडियन इंटरेस्ट है उसको हमें रीजनेबल लेवल ऑफ टैरिफ प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। टैरिफ मतलब दरें, किस दरें पे आप बाहर से सामान आपके आ रहा है और आपके यहाँ से सामान बाहर जा रहा है। अब इसमें एक टर्म आता है उसका नाम है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ये क्या होता है, ये एक मेजर है टू चेक द सब्सिडी इम्पोर्ट, सब्सिडाइज्ड इम्पोर्ट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक फॉरेन कंट्री है उसने सब्सिडी देके प्रोडक्शन चीप कर दिया और वो इंडिया में आ गया, तो इंडिया के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो प्रेशर में आ जाएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, जो इंपोर्ट आ रहा है ना सब्सिडाइज्ड, उस पर एक और ड्यूटी लगा देगी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ताकि वो जो सब्सिडी है ना वो नलीफाई हो जाए। तो इसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी, अग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स ऑफ द WTO। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है, मतलब ये थोड़ा अभी ग्रो कर रही हैं, डेवलप नहीं हुई है, तो इनको हाई सब्सिडी लेवल अलाउड होता है, इनको रिलैक्सेशन मिलते हैं सब्सिडी देने में, और जो डेवलप्ड कंट्री हो जाती है तो उनको फिर रिलैक्सेशन नहीं मिलते हैं। यहीं पे एक नाम आता है डी मिनिमस का। ये डी मिनिमस वैल्यू है कि ये लेस देन 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट होनी चाहिए। तो ये डेवलपिंग में 2% है और डेवलप्ड में 1% है। तो अभी देखने में ये आया कि जो USTR है USA का, उसने इंडिया को डेवलप्ड कैटेगरी में रख दिया है। तो ये समझ में आया ना, वो डेवलप्ड में रख दिया ताकि हम ये जो CVD के जो बेनिफिट्स हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के बेनिफिट हैं, इसको हम नहीं ले पाएंगे, यूज़ नहीं कर पाएंगे, और ये US चाहता है। अब
ये जो डेवलप्ड और डेवलपिंग का क्राइटेरिया होता है ना, ये सेल्फ डेजिग्नेट होता है। कोई भी कंट्री खुद डिक्लेयर कर सकती है कि मैं डेवलप्ड हूँ या मैं डेवलपिंग हूँ। डब्ल्यूटीओ में डेवलपिंग और डेवलप्ड का कोई ऐसा सेट क्राइटेरिया नहीं है, पर वर्ल्ड बैंक में है, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम के थ्रू आता है। अब जो यूएस है उसने ये तो एक क्राइटेरिया रखा ही कि इंडिया को अब डेवलपिंग के बजाय डेवलप्ड कर दिया, ताकि वो दिस सब्सिडी रिजिम में ज़्यादा बेनिफिट उठा नहीं पाए। सेकंड यूएसए ने किया, वो किया जीएसपी से इंडिया को बाहर कर दिया। जीएसपी क्या है? जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इसमें क्या होता था कि यूएस जिस डेवलपिंग कंट्री से यूएस में अगर इंपोर्ट हो रहा था तो उसको वो कंसेशन प्रोवाइड कराता था, बट अब जीएसपी से उसने इंडिया को बाहर कर दिया, तो इंडिया का एक्सपोर्ट अगर जो यूएस में जाएगा तो उसमें इंडिया को नो बेनिफिट मिलेगा। नाउ ये जो जितने भी मेजर्स होते हैं ना, ये यूजुअली नॉन रेसिप्रोकल होते हैं। नॉन रेसिप्रोकल मतलब मैंने आपके लिए कुछ किया, देन इट्स ऑल राइट, आई डू नॉट वांट एनीथिंग इन रिटर्न, तो ये नॉन रेसिप्रोकल होते हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज अक्सर नॉन रेसिप्रोकल बेनिफिट्स देती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। अब इन दोनों का इम्पैक्ट क्या आएगा? जैसे स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो मिलता था, उधर से इंडिया को लॉस होगा। जो रिलैक्सेशंस मिलते थे वो लॉस हो जाएगा, स्पेशली इन टू थिंग्स, एग्रीकल्चर सब्सिडी और मार्केट एक्सेस। मतलब जो हम अपने किसानों को एग्रीकल्चर में सब्सिडी देते हैं ना, उसमें प्रेशर पड़ सकता है। और दूसरा, हमने अपने मार्केट क्लोज कर रखे हैं अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को सेफ गार्ड करने के लिए फ्रॉम फॉरेन इम्पोर्ट, उस पर भी इस पर प्रेशर पड़ेगा, एग्री एंड नॉन एग्री बोथ। अब एक होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस और दूसरा होता है इनपुट सब्सिडी। तो ये जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एओए है, ये कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ये एक क्राइटेरिया है। तो इससे अब हमें ये, अगर अपन डेवलप्ड में चले जाएंगे तो प्रेशर आने वाला है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है ना, अगर हम डीबीटी मॉडल में आ गए तो ये जो सब्सिडी हम दे रहे थे ना, इसको हम बाईपास कर सकते हैं। हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से जितने भी बेनिफिट्स हैं वो फार्मर्स को प्रोवाइड करा देंगे। बट इस पे डीबीटी पे जाना इतना आसान भी नहीं है, अभी इस पे थोड़ा टाइम लगेगा, देयर आर सम चैलेंजेस। इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है यहाँ पे। और दूसरी प्रॉब्लम है लैंड ऑनरशिप डिसाइड नहीं हो पाती है, लेबर और टेनेंट लॉज बीच में आ जाते हैं। सो ये पूरे आर्टिकल में यही कहा है कि जैसे इंडिया अब डेवलपिंग से डेवलप्ड में इंडिया को कंसिडर करने लग गए हैं, तो इससे हमारे ट्रेड रिलेशंस में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इंडिया को अभी ज़रूरी है कि हम इम्पोर्ट टैरिफ बना के रखें और प्रोटेक्ट करें हमारे डोमेस्टिक इंटरेस्ट को। हमें स्पाइन दिखाने की ज़रूरत है, ज़्यादा बेंड भी नहीं होना चाहिए ऑन फॉरेन प्रेशर। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, थॉटफुल आर्टिकल है। देन दिस इज़ अबाउट इंडियन सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है हम धर्म निरपेक्ष हैं। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि जो स्टेट है और रिलीजन है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, इनको मिक्स मत करो। स्टेट अपनी जगह है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स पे चलेगा, रिलीजन अपनी जगह है, उसको आप रिलीजन प्रैक्टिसेस के हिसाब से चलाओ। इंडिया में जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। हम सेपरेट नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम सब रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, और ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। अक्सर इसमें अब डिबेट आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस रिलीजन की, और इसीलिए अभी सुप्रीम कोर्ट 9 जज बेंच आ रही है, वो डिसाइड करेगी कि इन सब का मिडिल ग्राउंड कैसे फाइंड आउट करें। ये लीडिंग अ हेल्पिंग हैंड है, इसमें हमने चाइना को हेल्प किया है, काफ़ी इसका रिकॉग्निशन और एप्रिशिएशन हुआ है। चाइना में भी वुहान से काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है वो, तो इंडिया ने कहा है कि वी वुड हेल्प, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, हम और हेल्प कर सकते हैं उसके लिए। देन ये पेइंग द प्राइस है, रूरल प्राइस राइज, अर्बन इन्फ्लेशन, रूरल इन्फ्लेशन इज़ ऑन राइज, इट्स टाइम टू एम्पावर मेयर्स सिटीज़ में जो होते हैं। ये है एनपीआर कैन गो हेड। सी, एनपीआर इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ये 2010 में भी हुआ था, 2020 में भी अभी इसका होने का प्रोसेस चल रहा है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो होता है, इसमें ये होता है कि पॉपुलेशन को फाइंड आउट करो। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? वो लोग जो किसी कंट्री में रह रहे हैं +- 6 मंथ से, पिछले 6 महीने से आप इंडिया में रह रहे हो, आगे 6 महीने भी इंडिया में रहने वाले हो, तो आपका नाम आएगा इस एनपीआर में। इसका कोई मतलब नहीं है कि आप सिटीजन हो या नहीं हो, इसमें सभी लोग आ जाएंगे। अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपका नाम इस एनपीआर में आएगा। इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस थे कि पेरेंट्स डिटेल और इससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे, बट अब उसमें रिलैक्सेशन मिल रहा है। देन दूसरा होता है एनआरसी। एनआरसी में वो होते हैं जो सिटीजन्स ऑफ कंट्री होते हैं, उनका नाम आता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में। देन सेंसस क्या होता है? सेंसस होता है हर 10 साल में होने वाली एक्सरसाइज है, इसमें कॉन्फिडेंशियल डेटा लिया जाता है। तो जैसे 2011 का सेंसस था, उसमें सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी डेटा लिया था,
और इससे क्या हुआ था, इससे हमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प मिला था। तो जो सेंसस होता है ना, ये कॉन्फिडेंशियल डेटा लेते हैं, ताकि वो पूछते हैं आपके घर में कौन कौन से सामान है, आपका इनकम क्या है, आप किन किन सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, टेलीफोन है या नहीं है, एसी यूज़ कर रहे हैं, ये सब कॉन्फिडेंशियल डेटा सेंसस में कलेक्ट किया जाता है। सो ये एनपीआर हुआ, एनआरसी इज़ फॉर सिटीजनशिप, सेंसस इज़ फॉर अ जनरल 10 ईयर डेकेडल प्रोसेस, और जो आधार है वो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है, इसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। सो दिस इज़ अबाउट एनपीआर। महाराष्ट्र में अभी एनपीआर होगा। देन यहाँ पे बात हुआ है ट्रम्प्स विजिट सील हेलीकॉप्टर डील। ये हेलीकॉप्टर्स हैं, ये हमें अभी ज़रूरी है नेवी के लिए। हम 24 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स लेने वाले हैं। 15 सी किंग सबमरीन वॉरफेयर को ये रिप्लेस करेंगे। ये जो होता है ना डिफेंस पैक्ट है, ये इस बार पॉसिबल है, हम यूएसए के साथ कर सकते हैं। ये कमिटी ऑफ सिक्योरिटी पे अभी पेंडिंग है, जो अप्रूव हो जाना चाहिए, बट ट्रेड डील इस बार नहीं हो पाएगा। इसके अलावा हम P-81 और अपाची का भी फर्दर और इंडक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अब जो दो आर्मीज़ होती हैं ना, वो कुछ अग्रीमेंट करती हैं लॉजिस्टिक्स और इंफॉर्मेशन शेयर और टेक्नोलॉजी शेयर, कम्युनिकेशन शेयर, इन सब में, ताकि वो एक दूसरे की कैपेबिलिटीज़ को यूटिलाइज कर सकें। ये यूजुअली फ्रेंडली कंट्रीज़ करती हैं। इसमें कुछ हमने इम्पॉर्टेंट अभी अग्रीमेंट किए हैं यूएसए के साथ, जैसे कि लेमोआ। लेमोआ मतलब होता है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। तो हम लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स मतलब सपोर्ट सिस्टम, जो आपको आर्मी को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होता है। देन कॉमकासा होता है कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट। जैसे हम यूएस इक्विपमेंट्स ले रहे हैं ना, ये हेलीकॉप्टर ही ले रहे हैं, तो ये हेलीकॉप्टर एक हेलीकॉप्टर से दूसरे हेलीकॉप्टर कैसे बात करेगा, बेस में कैसे बातें होंगी। सो दिस इज कम्युनिकेशन कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट। देन हमने इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स भी साइन किया है GSO MIA के अंदर। ये है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री एंड इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट। बट अभी भी हमने बेका साइन नहीं किया है। बेका है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट फॉर जियोस्पेटियल कोऑपरेशन। सो ये लेवल ऑफ कोऑपरेशन है। इन सब का मतलब ये है कि इंडिया और यूएसए का जो आर्मीज हैं, फोर्सेज हैं, दे आर कोऑपरेटिंग और काफ़ी ज़्यादा इनका डिफेंस पैक्ट्स हो रहे हैं। देन चाइना थैंक्स इंडिया फॉर सपोर्ट ड्यूरिंग हेल्थ क्राइसिस। देन दिस इज़ घनी। ये जो घनी है ना, ये अफगानिस्तान के अभी प्रेसिडेंट बन गए हैं। विनर ऑफ अफगानिस्तान इलेक्शन, प्रेसिडेंटशिप इन्हें मिल गई है, सेकंड टर्म है इनका। इसके रिजल्ट्स पहले ही आ गए थे, बट वो प्रिलिमिनरी थे। तो अब फाइनल रिजल्ट्स आ गए हैं कि अफगानिस्तान में अशरफ गनी हैज़ वॉन द इलेक्शन। इस पर ऑल्दो अभी फिर से चैलेंज करने को बोल रहे हैं वहाँ के अब्दुल्ला। देन दिस इज WHO urges calm as China virus death toll near 2000 क्रॉस हो गया है। ये बहुत दुख की बात हो रही है यहाँ पे। देन दिस इज़ एन ओपननेस टू टॉक अबाउट फेलियर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ना फेलियर को सेलिब्रेट नहीं करते। फेलियर को सेलिब्रेट करना चाहिए और फेलियर से डरना नहीं चाहिए, उसको फेस करना चाहिए। एक बार आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो यू गेट फ्री, आप फ्री हो जाते हो फिर। देन फूड ग्रेन प्रोडक्शन सेट टू टच अ रिकॉर्ड हाई। अभी मॉनसून बहुत अच्छा आया है इस बार, तो इसके कारण ये फूड ग्रेन का बम्पर प्रोडक्शन हुआ है। सी राइस, वीट, पल्सेस, ज्वार, बाजरा, इन सब के एस्टिमेट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो इंडिया में क्रॉप्स होती है ना, उसके 3 सीजन्स हैं, खरीफ, राबी और जायद। खरीफ मतलब रेन्स में होता है, राबी मतलब विंटर्स में आता है, और जायद इन दोनों के बीच में आता है, इन बिटवीन आता है। तो खरीफ, राबी फिर जायद, ऐसे करके 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं इंडिया में। शुगर एक्सपोर्ट एक्सपेक्टेड टू पिकअप ऑनलाइन ऑफलाइन। Then this is sports and this is also sports. सुनील कुमार grapples his way to glory. ये जो कुश्ती कर रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं ग्रेको रोमन स्टाइल ऑफ कुश्ती बोलते हैं इसे, रेसलिंग। ये इन्होंने 87 kg इवेंट में जीता है। एशियन चैंपियनशिप अभी चल रही है रेसलिंग की, वहाँ पे उन्होंने 87 kg कैटेगरी में ये रेसलिंग का अभी मेडल जीता है। ग्रेको रोमन एशियन चैंपियनशिप, ये क्लासिकल स्टाइल ऑफ रेसलिंग होती है। सो दिस इज़ then a reminder of the magic sports brings to our life. Sport is very necessary. Then look at this, Amul, an officer and a gentlewoman marching ahead. So this is today's newspaper. Today we read about Sunil Kumar grapples his way to glory, food grain production set to touch a record high, Afghanistan elections, फिर हमने देखा helicopter deals, defense pacts भी देखे, लेमोआ, देन कॉमकासा एट्सेट्रा, हेलीकॉप्टर डील्स देखा, NPR, NRC, देन इंडियन सेक्युलरिज्म, और फिर हमने देखा वी रेड अबाउट US ट्रेड एक्शन ऑन इंडियन काउंटर स्ट्रैटेजी,
देन वी रेड अबाउट हेल्थ केयर इंजन्स, इसमें आयुष्मान भारत के बारे में जाना हमने, स्टार्टअप्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं, बर्ड्स हिट, स्टेट ऑफ बर्ड्स रिपोर्ट 2020, वीज़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ाज, आधार, UIDAI, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका अभी फूड फेस्टिवल चल रहा है, कहाँ, नेशनल म्यूजियम में, गो विजिट। देन दिस इज़ अबाउट जम्मू एंड कश्मीर पंचायत्स बाईपोल पुट ऑफ, और ये है बोडो पीस पैक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो, टेक केयर।